सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपके सामने फिर से उपस्थित हूं एक अगला वीडियो लेकर के। मैं पिछले कई वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और कई विषय से संबंधित जानकारियां मैंने आपको दी हैं। आज भी मैं विषय से संबंधित आपको जानकारी दूंगा। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है गवर्नमेंट जॉब एकेडमी। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको बिल्कुल निरंतर वीडियो प्राप्त होते रहें और आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत बनाते रहें और परीक्षा में आपको किसी भी प्रश्न को हल करने में सुविधा मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं श्वसन तंत्र का अगला भाग लेकर के, जिसका नाम है श्वसन क्रिया। थोड़ा सा मैं उसको पहले वाले वीडियो को इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, उसके बाद इस प्रक्रिया को मैं शुरू करता हूं। देखिए, आपको पता होगा पिछली बार मैंने एक लंग्स या फेफड़ों का स्ट्रक्चर बनाया था। उस स्ट्रक्चर में मैंने बताया था किस तरीके से ऑक्सीजन आती है और कैसे वो हमारे ब्लड में घुल मिल जाती है और फिर उसके बाद वह ऑक्सीजन कैसे हमारे सेल तक पहुंचती है और इसके बाद हम उस ऑक्सीजन का उपयोग कैसे कैसे ग्लूकोज को जलाने में करते हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं ग्लूकोज के जलने की प्रक्रिया। तो स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज के जलने की प्रक्रिया, यानी रेस्पिरेटरी प्रोसेस या श्वसन क्रिया। ये थोड़ा केमिकल रिएक्शन होगा, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बार बार समझ में आएगा और भली भांति आप उसको समझ पाएंगे। स्टार्ट करते हैं श्वसन प्रक्रिया या श्वसन क्रिया। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, कुछ क्वेश्चंस करता हूं, उसके बाद ही आप बताएंगे कि इस प्रक्रिया को कैसे समझाया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं। जिस समय आप दौड़ लगाते हैं उस समय आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है या कम एनर्जी की? तो आप कहोगे सर ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जिस समय आप दौड़ लगाते हैं उस समय आपके सांस लेने की रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है या घट जाता है? तो आप कहोगे सर बढ़ जाता है। क्या आपको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी मिल जाती है? तो आप कहोगे नहीं सर, उतनी एनर्जी नहीं मिलती। अगर आपको ऊर्जा मिलती रहे तो शायद आप दौड़ते रहेंगे। जैसे इंजन को पेट्रोल मिलता रहे तो इंजन चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही इंजन में पेट्रोल खत्म हो जाएगा वैसे ही इंजन बंद हो जाएगा। वैसे ही आपका शरीर है, जैसे ही ऊर्जा खत्म हो जाएगी आपका शरीर अपने आप रुक जाएगा। तो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक चार्ट बना रखा है। इस चार्ट को बड़ी आसानी से समझने की कोशिश करिए। रेस्पिरेटरी प्रोसेस यानी श्वसन क्रिया दो तरीके से होती है। पहला एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। एक्सटर्नल को हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहते हैं, यानी गैसों का विनिमय। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कौन कौन सी गैस आप अंदर ले जाते हैं, कौन कौन सी गैस आप बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए, इस प्रक्रिया का बस सिंपल है, ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनल रेस्पिरेशन। देखो, हम यहां पर क्या करेंगे पहले तो समझिए। हम यहां पर ग्लूकोज को जलाएंगे। आप जानते, खाना खाने के बाद आपने बनाया था, ग्लूकोज को जलाएंगे। तो ग्लूकोज किसी न किसी जगह पर जाकर जलेगा। उस जगह का नाम क्या है जहां ग्लूकोज जाके जलेगा? तो देखिए, उस जगह का नाम सेल है या कोशिका। क्योंकि आपका पूरा शरीर कोशिका का बना होता है, इसलिए आपके पूरे शरीर को ऊर्जा कोशिका ही प्रदान करती है। तो इसीलिए इस रेस्पिरेशन को हम एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन या कोशिकीय श्वसन। अब एक प्रश्न है कि ग्लूकोज कैसे जलेगा? तो ग्लूकोज दो तरीके से जलता है, ऑक्सीजन के साथ भी, ऑक्सीजन के बाद भी। यानी ग्लूकोज दो तरीके से जलेगा, ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन के बिना। अब एक सामान्य सा प्रश्न है आपसे,
जिस समय आपकी बॉडी दौड़ लगा रही होती है, मेहनत कर रही होती है, जिम जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, इस प्रकार की क्रिया अगर आप कर रहे हैं तो उस समय आपकी बॉडी को बहुत ऊर्जा चाहिए, लेकिन हमें ऊर्जा उतनी नहीं मिल पाती। इसीलिए हमारा शरीर ग्लूकोज को बिना ऑक्सीजन के भी जलाना शुरू कर देता है और उस क्रिया का नाम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सीश्वसन। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं यहां पर क्या चीज नहीं यूज होगी तो उसका नाम है ऑक्सीजन। लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया के बाद, एक सामान्य प्रोसेस के बाद हमें ग्लूकोज में ऑक्सीजन ऐड करना होगा और उस ग्लूकोज को जलाना होगा। तो जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके जलाएंगे तो उस प्रक्रिया का नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन या हेंस क्रैब साइकिल। हेंस क्रैब नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए नाम पड़ा हेंस क्रैब साइकिल। अब आइए आगे बढ़ते हैं। जिस समय आप दौड़ लगाएंगे उस समय सबसे ज्यादा प्रोसेस कौन सा होगा तो उसका नाम है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन आपको एनर्जी किससे ज्यादा मिलेगी? एरोबिक रेस्पिरेशन। फिर से सुनिएगा, जिस समय आप दौड़ लगाते हैं, दौड़ का मतलब मेहनत से है, जिस समय आप दौड़ लगाते हैं उस समय सबसे ज्यादा प्रोसेस आपकी बॉडी में कौन सा होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सीश्वसन, या इसे हम ग्लाइकोलाइसिस भी कहते हैं। लेकिन जिस समय आप दौड़ लगाते हैं उस समय आपको एनर्जी किससे ज्यादा मिलेगी, कौन से प्रोसेस से? तो उसका नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन या हेंस क्रैब साइकिल। अब ये बताओ, सेल के भीतर, सेल के अंदर पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। जानते हैं आप लोग। एनर्जी आपको किस प्रोसेस में ज्यादा मिल रही है? एरोबिक में। एनर्जी आपको किस प्रोसेस में कम मिल रही है? एनारोबिक में। तो स्वाभाविक सी बात है, ऑक्सीश्वसन क्रिया कहां होगा? पावर हाउस में। और अनऑक्सीश्वसन कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। तो मेरे कहने का सामान्य मतलब है कि जिस समय आप दौड़ लगाते हैं या मेहनत करते हैं उस समय अनऑक्सीश्वसन क्रिया ज्यादा होती है, लेकिन आपको एनर्जी यहां से ज्यादा नहीं मिलेगी। आपको दौड़ लगाते समय या मेहनत करते समय सबसे ज्यादा एनर्जी ऑक्सीश्वसन में प्राप्त होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ऑक्सीश्वसन होता कहां है? तो ऑक्सीश्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। ये परीक्षाओं का प्रश्न है। और यह भी पूछा गया है कि एनएरोबिक यानी अनऑक्सीश्वसन क्रिया कहां पर पाई जाती है? तो उत्तर क्या हुआ? साइटोप्लाज्म। तो ये वाली क्रिया तो आपकी पाई जाती है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन अनऑक्सीश्वसन पाया जाता है कोशा द्रव्य में। अब यहां पर मैं आपसे कुछ और बातें बताता हूं। अब हम आपको पॉइंट वाइज ले चलेंगे। जैसे अब हम इस प्रक्रिया को सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे इस प्रक्रिया को। तो अगर आप इस वीडियो से नोट्स बना रहे हैं तो कृपया अब आप हेडिंग डाल लीजिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस, या इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन को किस और नाम से जानते हैं? तो हम कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम किस नाम से जानते हैं? तो हमने हेडिंग डाल दिया हेंस क्रैब साइकिल। चलिए अब आप हेडिंग डालेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार फिर रिपीट करा देता हूं। श्वसन क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी रेस्पिरेटरी प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्लूकोज को जलाएगा विद ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन। एनर्जी हमको सबसे ज्यादा एरोबिक में प्राप्त होगी और सबसे कम इसमें। लेकिन जिस समय हम मेहनत करते हैं, जिस समय हम दौड़ लगाते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोसेस होता है? एनएरोबिक रेस्पिरेटरी प्रोसेस, यानी हम उसे अनऑक्सीश्वसन के नाम से भी जानते हैं। तो अब आप लोग हेडिंग डालेंगे अनऑक्सीश्वसन क्रिया। मैं इसको पहले मिटा देता हूं और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं अनऑक्सीश्वसन क्रिया। थोड़ा ये बोरिंग होगा, आप इसको समझेंगे और फिर हो सकता है आप ये भी कहें कि सर ये क्या पढ़ा रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप कोई महान व्यक्ति नहीं हैं, आपको इसको कई बार में समझना होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बार में समझ में आ जाए। तो देखिए समझाते हैं आपको।
उसका नाम है एनएरोबिक रेस्पायरेशन, यानी हम इसे कहते हैं अनाक्सी श्वसन, और हाँ, इसको और एक नाम से जानते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। आप जानते हैं यह क्रिया कहाँ होती है, तो आपका उत्तर होगा साइटोप्लाज्म में या कोशा द्रव्य में होगा। अब आपको कुछ बताते, जिस समय आप दौड़ लगाते हैं उस समय यह क्रिया सर्वाधिक होगी, मैक्सिमम होगी, लेकिन जिस समय आप मेहनत करेंगे उस समय सबसे ज्यादा एनर्जी एरोबिक यानी ऑक्सीजन वाले में प्राप्त होगी। तो सुनिए, यह एक केमिकल रिएक्शन है। अब हम इस क्रिया को समझाने जा रहे हैं, हमारे साथ आप बोलते जाइएगा और मैं आपको इसको क्रिया को समझाता जाऊंगा। जिस समय आप दौड़ लगाते हैं उस समय आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। दौड़ते दौड़ते अचानक आपकी बॉडी थक जाती है, तो मालूम है क्या होता है, क्रैम्प्स बन जाते हैं आपके हाथ में, पैर में, थकान के मारे ऐंठन होने लगती है बॉडी में। तो मालूम है वो क्रैम्प बनता है आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने पर। जैसे ही आप आराम कर लेते हैं, जैसे थक करके आप हार के बैठ गए ग्राउंड में और आपने आराम कर लिया, तो लैक्टिक अम्ल पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, यानी लैक्टिक अम्ल पायरुविक अम्ल में बदला तो आप रिलैक्स हो गए और फिर आप दौड़ लगाने की स्थिति में आ गए। हमारे शरीर में जब बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज जलता है और ऑक्सीजन के साथ भी ग्लूकोज जलता है, तो जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो अलग क्रिया होगी। मैं आपको समझा रहा हूं बिना ऑक्सीजन। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, इस क्रिया में हाइड्रोजन भी बनेगा, और हां, इस क्रिया का जो बाई प्रोडक्ट होगा वह अगली क्रिया में इस्तेमाल होगा। इसीलिए कहा गया है कि जिस समय आप अनॉक्सी श्वसन क्रिया करते हैं उस समय आपको ऑक्सी श्वसन क्रिया के लिए प्रोडक्ट मिल जाता है और वह क्रिया अगली संपादित होने लगती है। तो अनऑक्सी श्वसन क्रिया जरूरी है आपके लिए ऑक्सी श्वसन के लिए, यानी अनऑक्सी श्वसन की क्रिया ऑक्सी श्वसन से जुड़ी हुई होती है, ध्यान रखिएगा। तो आइए मैं यहां पर एक केमिकल रिएक्शन लिखूंगा। जो लोग केमिस्ट्री जानते हैं, मेरा एक निवेदन या रिक्वेस्ट रहेगा, आप इसको किसी भी तरीके से बैलेंस नहीं करेंगे इस इक्वेशन को। हमारा यहां पर सिर्फ एक उद्देश्य है, प्रोडक्ट बनाना और ये जानना कि बिना ऑक्सीजन का जब ग्लूकोज जलता है तो क्या क्या इसमें बनता है और अगली क्रिया में वो कौन कौन सा प्रोडक्ट है जाने वाला। तो मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं। आप जानते हैं ग्लूकोज जलेगा बिना ऑक्सीजन के, तो आप जानते हैं ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। यहां पर ऑक्सीजन यूज नहीं होगी, क्या बनेगा 2C2H5OH। आप सब जानते हैं ये क्या है, इथाइल एल्कोहल। दौड़ते दौड़ते आप थक गए, जब थक गए तो आपकी बॉडी में क्या जमा हुआ, लैक्टिक एसिड। एग्जाम का एक कॉमन क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जैसे ही आप आराम कर लेते हैं, तुरंत आपकी बॉडी में क्या बन गया, पायरुविक एसिड, यानी तब तक आपकी बॉडी में बन चुका है पायरुविक अम्ल। अब उसके बाद हाइड्रोजन भी बनेगा, उसके बाद CO2 भी बनेगा, उसके बाद ATP का निर्माण होगा और उस ATP का नाम है 4-ATP। हमारे शरीर में ऊर्जा ATP के रूप में बनती भी है और हमारे शरीर में ऊर्जा ATP के रूप में स्टोर भी होती है। तो कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाए एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, ATP, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो ATP। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब सुनिएगा, इस प्रक्रिया में 2 ATP यूज हो जाती है और आपके पास नेट एनर्जी बचती है 2 ATP। मुझे नहीं लगता कि 2 ATP से आपका काम चल जाएगा, इसीलिए आपको ऑक्सीजन के साथ भी ग्लूकोज को जलाना होगा। मैं इस प्रक्रिया को फिर समझाने जा रहा हूं। एनारोबिक रेस्पिरेशन को, यानी ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के जलेगा, ठीक है, यहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी।
इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज जल रहा है बिना ऑक्सीजन के। जिस समय आप दौड़ लगाते हैं, मेहनत का काम करते हैं, उस कंडीशन में आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एनारोबिक होगा, लेकिन एनर्जी इसमें ज्यादा नहीं मिलेगी। इसका बाई प्रोडक्ट अगली प्रोसेस में इस्तेमाल होने जा रहा है। एथिल अल्कोहल बनेगा। दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे तो आपके शरीर में क्रैम्प बनेंगे, ऐठन होगी, और उस ऐठन का कारण क्या है? लैक्टिक एसिड। जैसे ही आप आराम कर लेते हैं तुरंत पायरुविक अम्ल बनेगा। और हाँ, आपसे पूछा जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन का लास्ट प्रोडक्ट क्या है, तो आंसर क्या होता है? पायरुविक एसिड। यही पायरुविक एसिड ऑक्सीजन वाली क्रिया में इस्तेमाल होने जा रहा है। हाइड्रोजन भी इस्तेमाल होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड भी इस्तेमाल होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, और हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है किस फॉर्म में? एटीपी। और इस प्रक्रिया में ही 2 एटीपी यूज हो जाती है और हमारे पास क्या बच रहा है? नेट एनर्जी। अगर आपसे पूछा गया, एक बार मुझे याद है मैं HTET का पेपर देख रहा था, हरियाणा में होता है, हरियाणा जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ये बताइए ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में कौन सा कितने एटीपी बनता है, तो उसमें पूछा था नेट गेन कितना मिलता है, तो आपका उत्तर था क्या? 2 एटीपी। बनता तो 4 है, लेकिन उस क्रिया में 2 यूज हो जाते हैं और आपके पास मिलते कितने हैं? 2। अब सुनिए, अब हम आपको ऑक्सीजन वाली क्रिया बताने जा रहे हैं। हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है और एटीपी के फॉर्म में हम एनर्जी को स्टोर भी करते हैं। अब अगले वाले प्रोसेस में हम पायरुविक एसिड का इस्तेमाल करेंगे और हम ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए तो कहा पहले ये क्रिया जरूरी है, फिर ऑक्सीजन वाली क्रिया को हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ बालकों बालिकाओं आप लोगों को सबको ये समझ में आया होगा। और अब मैं अगली बार यानी अगला बार क्या, अभी तुरंत मैं आपको अब ऑक्सीश्वसन क्रिया को बताने जा रहा हूं। तो आइए अब शुरू करते हैं ऑक्सीश्वसन क्रिया। आप जानते हैं अनऑक्सीश्वसन क्रिया कोशाद्रव्य में होती है, जबकि ऑक्सीश्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मैं आपको अभी कई बार अपने शब्दों में रिपीट कर चुका हूं कि अनऑक्सीश्वसन क्रिया में ऊर्जा कम मिलती है, जबकि ऑक्सीश्वसन क्रिया में ऊर्जा ज्यादा मिलती है। लेकिन जिस समय आप दौड़ लगाते हैं उस समय आपकी बॉडी में अनऑक्सीश्वसन ज्यादा होता है और एरोबिक कम होता है, लेकिन एनर्जी आपको सबसे ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन में मिलेगी। तो अब आप हेडिंग डालेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी अब आप हेडिंग डालेंगे ऑक्सीश्वसन। यह क्रिया कहां होगी? तो मैं अभी आपको बता चुका हूं माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां होगी? सेल में होगा। अब देखिए, इस क्रिया को एक और नाम से जानते हैं, हेंस-क्रैब साइकिल, यानी हेंस-क्रैब चक्र। हेंस-क्रैब नाम के एक साइंटिस्ट होते थे जिन्होंने हेंस-क्रैब नाम का एक चक्र दिया था, जिसके माध्यम से हम लोग इसको समझ रहे थे। अब देखिए, हेंस-क्रैब चक्र यहां पर बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम आपको सिर्फ इस प्रक्रिया को बताने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आराम से, थोड़ा जटिल है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का मैं चित्र बनाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं क्या? क्रिस्टरी। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में एक चीज पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। फिर से बता रहा हूं, ऑक्सीश्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र ये बना हुआ है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिस्टरी कहते हैं। इसमें एक सिस्टम पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस सिस्टम में जो पुराना वाला 6CO2 और हाइड्रोजन बना था, ये दोनों पायरुविक अम्ल की उपस्थिति में
आपस में क्रिया करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम है एसिटल को एंजाइम ए। ध्यान से सुनिए, ऑक्सीडेशन क्रिया कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया कहां होता है? सेल में। हम इसे पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या कहते हैं? क्रिस्टी। उसमें एक सिस्टम पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इस सिस्टम में वो पुराना वाला जो CO2 बना था और हाइड्रोजन बना था, पायरुविक एसिड आपस में क्रिया करेगा, एसिटल कोएंजाइम ए का निर्माण करेगा। याद रखिएगा, एसिटल कोएंजाइम ए का निर्माण हो चुका है और एसिटल कोएंजाइम ए दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम है NAD, एक का नाम है FAD। सुनिए, हमारी ऊर्जा का अंतिम रूप क्या है? लास्ट क्या है? ATP। तो ATP के पहले भी तो कुछ बनेगा, यानी पका हुआ चावल और कच्चे चावल में अंतर होता है। तो पहले चावल को पकाते हैं तब जाके खाने योग्य होता है। तो शुरुआती स्तर क्या है ATP का? NAD। और उसका शुरुआती स्तर क्या है? FAD। सुनिएगा, फुल फॉर्म आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको लगेगा कि फुल फॉर्म बताना चाहिए। तो सुनिए, निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। कोई आवश्यक नहीं है आपके लिए फुल फॉर्म को लेकर के। तो सुनिए, फिर से मैं एक बार बताऊंगा, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन क्रिया होती है, ये सेल है और सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इसमें एक सिस्टम पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और पुरानी वाली प्रक्रिया में जो CO2, हाइड्रोजन और पायरुविक एसिड बना था, वह आपस में क्रिया करेगा और एक चीज बनाएगा, एसिटल कोएंजाइम ए। एसिटल कोएंजाइम ए दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स का, NAD, FAD। और यह ATP का पहला वाला रूप है, ध्यान रखिएगा। सुनिए, 1 NAD बराबर 3 ATP, 1 FAD बराबर 2 ATP। तो देखिएगा, अब है एनर्जी फॉर्मेशन, यानी ऊर्जा का निर्माण। तो सुनिए, इस प्रक्रिया में 5 NAD निर्माण होता है और 1 FAD का निर्माण होता है और 1 ATP का निर्माण होता है। तो सुनिए, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 3, और कितना बना? 15। अब यहां पर 1 और 2 हो गया, यहां पे 2 और यहां पे 1 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 18। और सुनिए, इसी में 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मल्टीप्लाइड करिए तो आपके पास टोटल एनर्जी मिलती है कितना? 36 ATP। और आप अपने जीवन के वो सारे काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। पहली प्रक्रिया में जब आपने ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया था, उस कंडीशन में आपने सिर्फ 2 ATP गेन किया था, लेकिन यहां पर आपने 36 ATP गेन किया है, क्योंकि आपने टोटल एनर्जी ऑक्सीजन के साथ ली है और पहली वाली प्रोसेस में आपने ऑक्सीजन का उपयोग किया ही नहीं था। तो अब आपने इतना बढ़िया एनर्जी प्राप्त कर लिया है कि आप अपने जीवन में उछल भी सकते हैं, कूद भी सकते हैं, इवन आप पहाड़ों पर भी कूद सकते हैं, आप तैर सकते हैं, आप अपने जीवन के समस्त कार्य कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हमारे शरीर में एनर्जी ATP के रूप में होती है, इसीलिए जीवन में भी कुछ ATP ले आइए, ऊर्जावान रहिए और आगे भी जुड़े रहिए, ताकि आपको ऊर्जा मिलती रहे और आप पढ़ाई करते रहें और हम आपकी ऊर्जा से आपको पढ़ाते रहें और आप अपने जीवन में सफल होते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर उपस्थित होता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।